नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद पार्ट 3। ठीक कहा, वानखेड़े की आवाज़ में मुस्कुराहट थी। पुलिस वालों की दुश्मनी तो समझ में आती है, लेकिन दोस्ती मेरी समझ से बाहर है। वानखेड़े की हंसने की आवाज़ कानों में पड़ी। खैर, मामला कुछ आगे बढ़ा। तुम बंगले पर अचानक ठीक मौके पर कैसे पहुंच गए? उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान ने पूछा। मैं शुरू से ही तुम्हारे पीछे था कि तुम कहां कहां क्या क्या कैसे कर रहे हो। ओह, खजाने वाला मामला आगे बढ़ा? हाँ, लेकिन इससे खतरे बहुत आते जा रहे हैं। क्या मतलब? अंडरवर्ल्ड डॉन जोसेफ वोहरा भी इस मामले में आ गया है। ओह, सिक्के पर से नक्शा मैंने उतार लिया है, लेकिन जोसेफ वोहरा का आदमी नीलकंठ वह सिक्का मेरे से ले गया है। उसकी दिलचस्पी भी खजाने में है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और उधर मीर सिंह भी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। यह सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि 50 करोड़ का सपना मन में न पाल लेना। हाथ कुछ न आया तो पागल होकर सड़कों पर भागते फिरोगे। वानखेड़े के हंसने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। एक मेहरबानी करोगे? क्या? जब खजाने की तरफ जाओ तो इसी फ़ोन पर मुझे खबर कर देना। क्यों? मैं तुम्हारे साथ खजाने की तरफ बढ़ूंगा। क्यों मरने की तैयारी कर रहे हो? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। वानखेड़े की आवाज़ सुनाई दी। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गया। देवराज चौहान सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल तो जैसी बेचैनी से उसका या जगमोहन का इंतजार कर रहा था। सब ठीक है? हाँ, कुर्सी पर बैठते हुए देवराज चौहान ने कहा। वानखेड़े से क्या बात हुई? कुछ खास नहीं। सोहनलाल ने गोली वाली तैयार सिगरेट उठाकर सुलगाई। उस इंस्पेक्टर की दिलचस्पी मुझ में नहीं, तुम्हारे में थी। तुम्हें खिसका पाकर उसका मूड खराब हो गया था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? सोहनलाल की प्रश्नभरी निगाह उस पर जा टिकी। हम ज़्यादा से ज़्यादा कल तक खजाने के लिए यहाँ से चल पड़ेंगे। तो तुमने तो साथ नहीं जाना। मैं जाऊँगा। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। देवराज चौहान ने उसे समझाने की चेष्टा की। वहाँ पर कदम कदम पर खतरे भरे पड़े हैं। हमें खुद का पता नहीं कि जिंदा वापस कुछ भी हो। मैं साथ जाऊँगा, सोहनलाल ने जिद भरे स्वर में कहा। जो होगा देखा जाएगा। हमारे हाथ खजाना लगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्से की बात नहीं, वैसे ही मेरा मन है साथ जाने को, सोहनलाल ने स्पष्ट कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जोसेफ वोहरा का नाम सुना है ना? वह अंडरवर्ल्ड किंग? हाँ, वह भी इस मामले में आ चुका है। मीर सिंह भी अब पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में मुझे किसी की परवाह नहीं, सोहनलाल अड़ा बैठा था। वैसे जोसेफ वोहरा इस मामले में कैसे आया? मैं नहीं जानता। उसे सिक्के की खबर किसने दी और किसने बताया कि मैं कहाँ हूँ? उसका आदमी नीलकंठ आया और सिक्का लेकर चला गया। वह नक्शा तो तुम्हारे पास है ना? सोहनलाल हड़बड़ाकर बोला। हाँ, सोहनलाल ने चैन की सांस ली। तो तुम्हारा साथ जाना पक्का है? हाँ, मैं तुम्हारी बात जिद इसलिए मान रहा हूँ कि तुम अक्सर मेरे काम आ जाते हो, देवराज चौहान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तैयार रहना, कल किसी भी वक्त चलते समय तुम्हें ले चलेंगे। तैयारी में मैंने कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ सिगरेट की गोलियों का बंडल ही बांधना है ताकि गोली वाली सिगरेट की कमी ना हो, सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा। क्यों ना मैं अभी तुम्हारे साथ ही चलूं? कल नहीं, जहां मैं रह रहा हूं वह ठिकाना जोसेफ वोहरा की निगाहों में है। कभी भी कोई हादसा यहां हो सकता है। अभी तुम्हारा यहीं रहना ठीक है, देवराज चौहान ने कहा और बाहर निकल गया। कल साथ ले जाना मुझे भूलना नहीं। बाहर निकलने पर सोहनलाल के शब्द उसके कानों में पड़े। देवराज चौहान टैक्सी द्वारा वापस महादेव के घर आ गया। शमशेर सिंह और बख्तर सावधानी से उसका पीछा कर रहे थे। देवराज चौहान को तो सपने में भी आशा नहीं थी कि कोई उसके पीछे भी हो सकता है। जिस गली में यह गया था, बख्तर बोला, वहाँ सोहनलाल का घर है। सोहनलाल ने इसका खास ही आना लगता है, शमशेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। तभी तो 2 लाख नगद देकर सोहनलाल को तुमसे छुड़ा कर ले गया था, बख्तर बोला।
शमशेर सिंह ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। अब सोहनलाल के पास क्या करने गया होगा? क्या कहा जा सकता है? वैसे जाने का वास्ता खजाने से तो होगा ही। बख्तर ने कार पुनः वहीं खड़ी कर दी जहां पहले खड़ी थी। अब देवराज चौहान कभी भी खजाने की तरफ रवाना हो सकता है, बख्तर ने कहा। और हमें यह भी नहीं मालूम कि खजाना पूर्व में है या पश्चिम में, उत्तर में है या दक्षिण में। बख्तर ने शमशेर सिंह को देखा। यह तो गड़बड़ वाली बात हो गई। देवराज चौहान हमारी निगाहों से ओझल हुआ तो सब कुछ खत्म। बख्तर के शब्दों पर शमशेर सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। बख्तर, शमशेर सिंह ने सिगरेट सुलगाकर गंभीर स्वर में कहा, हमें इन पर अपनी निगरानी रखते हुए चलने की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए, ताकि ये खजाने की तरफ चलें तो हम भी इनके पीछे पीछे चल पड़े। क्या मालूम कहाँ जाना है, रास्ते में कैसी कैसी परेशानी आएंगी। कह तो तुम ठीक रहे हो। तुम यहाँ का मामला संभालो, देवराज चौहान पर निगाह रखो। मैं सफ़र की तैयारी करते हुए हर उस चीज़ का इंतज़ाम करता हूँ जिसकी ज़रूरत रास्ते में पड़ सकती है, शमशेर सिंह बोला। बख्तर ने हौले से सिर हिलाने पर शमशेर सिंह कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बख्तर, अगर कोई खास बात हो तो जानते हो ना कि मेरे लिए कहाँ मैसेज छोड़ना है। जानता हूँ। शमशेर सिंह आगे बढ़ गया। बख्तर ने सिगरेट सुलगाई और कार के भीतर ही बैठा कष्ट लेने लगा। जोसेफ वोहरा ने सिक्के को उछाला और जब सिक्का नीचे आया तो उसकी खुली हथेली पर था। जोसेफ वोहरा के होठों पर अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। नीलकंठ सतर्क सा सामने खड़ा था। नीलकंठ, जोसेफ वोहरा जहरीली मुस्कान के साथ बोला, पुजारी और कालिया को बुलाओ। मैं जल्द से जल्द सिक्के पर बना नक्शा कागजों पर उतरा देखना चाहता हूँ। मालूम तो हो कि यह खजाना कहाँ है। मुद्दत से सुन रहा हूँ इस खजाने के नक्शे वाले सिक्के के बारे में। जी, मैं अभी पुजारी और कालिया को लेकर आता हूँ। किसी पर भरोसा मत करना, साले सब हरामी है। जब से सिक्के से नक्शा उतारे तो पास ही रहना। लेकिन ये यह तो जान लेंगे कि खजाना कहाँ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खजाना पाना इतना आसान होता तो मीर सिंह हाथ पर हाथ रखे ना बैठा होता। जोसेफ वोहरा ने कड़वे स्वर में कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर। रात हो रही है, मैं सुबह तक नक्शा अपने सामने देखना चाहता हूँ। ओके सर, नीलकंठ ने सतर्क स्वर में कहा। हमने जो चीन से हथियार मंगाए थे उनका क्या हुआ? कोई खबर? दोपहर को खबर आई थी कि आज आधी रात तक हथियार आ जाएंगे। तुम सिक्के के पास पुजारी और कालिया के पास रहोगे। हथियारों की डिलीवरी के लिए शंकर को भेज देना, वह सारा मामला संभाल लेगा। जोसेफ वोहरा हाथ में रख के सिक्के को देखता हुआ बोला। ओके सर। अंधेरा फैलने पर जगमोहन वापस लौटा। उसने 2 बड़े बड़े थैलों में ढेर सारा सामान भर रखा था। देवराज चौहान उस समय कुर्सी पर बैठा टेबल पर दोनों पाँव टिकाए कष्ट ले रहा था। महादेव मार्केट गया हुआ था। जगमोहन थैली रखता हुआ बोला, सामान लगभग सारा आ गया है, थोड़ा बहुत जो कम है वह कल आ जाएगा। कल शाम तक हम रवाना हो जाएंगे। जगमोहन कुर्सी पर बैठते हुए थके अंदाज में सांस लेने लगा। महादेव कहाँ है? बाहर गया है, देवराज चौहान कष्ट लेकर बोला। हमें खजाने तक पहुंचने से पहले ही कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। क्यों, क्या हुआ? देवराज चौहान ने नीलकंठ के आने की बात बता दी। ओह, जगमोहन के चेहरे पर व्याकुलता उभरी। जोसेफ वोहरा जैसा इंसान भी इस मामले में दिलचस्पी, वह पूरी गंभीरता से दिलचस्पी ले रहा है। जोसेफ वोहरा बेकार के कामों में दखल नहीं देता। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, नक्शे वाला सिक्का उसके पास पहुंच चुका होगा। वह फौरन नक्शा तैयार करवाने के फेर में होगा ताकि जल्द से जल्द खजाने तक पहुंच सके। हाँ, क्यों नहीं, जैसे वहां टोकरों में खजाना भरा पड़ा है, सिर पर रखकर लाने की देर है। जगमोहन का अंदाज सुनकर देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। तुमने मीर सिंह के बारे में सोचा? मीर सिंह चावला? हाँ, मीर सिंह आराम से बैठने वाला नहीं। सही बात कही, जगमोहन होठ सिकोड़कर बोला। मीर सिंह जैसा इंसान चैन से बैठने वाला नहीं। हमारे हाथों से मिली शिकस्त को वह कभी भी नहीं भूल सकेगा। यानी कि एक तरफ मीर सिंह है तो दूसरी तरफ जोसेफ वोहरा। सामने वह आदमखोर बात जाती जहाँ वह खजाना है। सिर्फ पीछे हटने के लिए जगह खाली है और हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।
जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सर्द भाव उभर आए थे। मीर सिंह चावला, जिसकी जिंदगी शांति से गुजर रही थी, अब एकाएक उसका सब कुछ हलचलों से भर उठा था। दिन का चैन, रातों की नींद, कुछ भी अपने आप में न रहा था। मस्तिष्क में और होठों पर सिर्फ देवराज चौहान का ही नाम था। दिन भर कम से कम 10 बार अजीत मलिक के फोन आए। हर बार उसने यही कहा कि देवराज चौहान की उसे कोई खबर नहीं मिल रही। जवाब में मलिक को गालियां ही मिलती। और सच तो यह था कि मलिक अपने खास आदमी के साथ एक घर में आराम से बैठा था। देवराज चौहान को ढूंढने की उसने जरा भी कोशिश नहीं की थी। मीर सिंह के चांटे को वह भूला नहीं था। अजीत मलिक से वह थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और भीतरी तौर पर वह मीर सिंह चावला की खिलाफत कर उतर आया था। रात के 11 बजे वह मीर सिंह के सामने हाजिर हुआ। दिखावे के तौर पर उसने अपनी हालत कुछ ऐसी बना ली थी कि जैसे दिन भर एक पल भी चैन का न मिला हो। मीर सिंह ने दांत भींचकर उसे देखा। दिन भर में तुम देवराज चौहान को नहीं तलाश कर पाए मलिक? नहीं, मैं। बेकार होते जा रहे हो दिन ब दिन। ढंग का कोई काम नहीं कर रहे हो तुम। सर, देवराज चौहान न जाने कहाँ छिपा बैठा। वह छिपा नहीं रह सकता। खजाने का नक्शा उसके पास है। वह जल्द से जल्द खजाने की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे में वह चलने की तैयारी कर रहा होगा। मीर सिंह दांत भींचकर बोला। फिर तो वह जल्दी ही खजाने तक नहीं, खूंखार बाज जाति के पंजों में। मीर सिंह क्रूर स्वर में कह उठा, जो कि उसकी बोटियां बोटियां करके खाएंगे। लेकिन देवराज चौहान मुझे तगड़ी शिकस्त दे चुका है और उस शिकस्त का मुझे बदला लेना है। मैं नहीं चाहता कि वह किसी और के हाथ से मरे। इससे पहले कि वह खजाने की तरफ बढ़े, रास्ते में ही उसे खत्म कर देना चाहिए। अजीत मलिक खामोश रहा। यह जानने के बाद कि खजाने तक पहुंचने में खतरा बहुत है, मैंने वहां खतरनाक से खतरनाक आदमियों की टोलियां भेजी। सब मर गए, कोई वापस ना आ सका। हो सकता है देवराज चौहान के पीछे पीछे खजाने तक पहुंचने का इत्तेफाक हो जाए। मीर सिंह दांत भींचकर बोला। वेरी गुड आइडिया सर। मन के भावों को दबाकर अजीत मलिक मुस्कुराया। साले, तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पानी भी मीलों दूर हो। मलिक सर, हम वहां चलेंगे जहां देवराज चौहान जाने वाला है। एक तीर से 2 शिकार करेंगे। देवराज चौहान को भी खत्म करेंगे और खजाना भी पाकर ही वापस लौटेंगे। आप ठीक कहते हैं सर। सफर की तैयारियां शुरू कर दो। चलना कब है सर? कल। हमें फौरन यहाँ से रवाना होना होगा। हो सकता है वक्त रहते ही रास्ते में हम देवराज चौहान को पाले। वैसे भी वहां पहुंचकर हमें मालूम हो जाएगा कि कोई उस तरफ गया है कि नहीं। राइट सर, मैं अभी से चलने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। नीलकंठ ने सुबह 8 बजे जोसेफ वोहरा के सामने कागज पर बना नक्शा रखा। तब जोसेफ वोहरा बेड टी ले रहा था। नक्शा तैयार हो गया? जोसेफ वोहरा के होठ सिकुड़े। जी। तुमने चेक किया? हाँ। जोसेफ वोहरा ने नक्शा हाथ में लेकर देखा। काफी देर तक नक्शे में ही व्यस्त रहा। सिक्का कहाँ है? नीलकंठ ने जेब से सिक्का निकालकर जोसेफ वोहरा को थमा दिया। जोसेफ वोहरा की निगाह पुनः नक्शे पर जा टिकी। तुमने नक्शा समझ लिया? जी हाँ। कहाँ पर है खजाना? सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसी एक द्वीप पर। पूरा बताओ। सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 700 से 800 मील दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहाँ 500 द्वीपों में से सिर्फ 38 द्वीपों पर आबादी है, यानी कि 462 द्वीपों पर आबादी न होकर वहाँ घने जंगल या फिर रेतीले द्वीप हैं। अधिकतर घने जंगल ही हैं। उन 462 में से किसी एक द्वीप टापू पर बाज जाती रहती है, जिसके बारे में खास लोग नहीं जानते। बाहरी दुनिया से उनका कभी भी नाता नहीं रहा। इसी कारण वह बाज जाति अभी तक आदमखोरों का सा जीवन बिता रही है। जोसेफ वोहरा के होठ सिकुड़ गए। बहुत खतरनाक बस्ती है। यह नक्शा हमारे लिए बेकार है। क्यों? सर, 462 द्वीपों में से हम उस एक खास द्वीप को कैसे तलाश कर पाएंगे? आखिर यहाँ बैठकर हम यही सोचते रहे तो वास्तव में तलाश नहीं कर पाएंगे। जोसेफ वोहरा ने शांत स्वर में कहा, पहले अंडमान निकोबार तक पहुंचो, वहां से आगे का भी रास्ता मिल जाएगा। आपका मतलब कि? हाँ, चलने की तैयारी करो। सुना है खजाना बहुत बड़ा है। लेकिन सर,
यहाँ के काम कौन संभालेगा? नीलकंठ ने उलझन भरे स्वर में कहा। हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10-15 दिन की बात है। 4 वफादार बढ़िया आदमियों की ड्यूटी लगा दो, कामों को ठीक तरह समझा देना, सब ठीक रहेगा। जी, कोई नया काम हमारे आने से पहले हैंडल न करे, जो पुराने चल रहे हैं उन्हें चलाते रहें। ओके सर। नीलकंठ ने सिर हिलाया। चलना कब है? जब तुम चलने की तैयारी कर लो। आज शाम तक तैयारी हो जाएगी, तो फिर हम कल सुबह चल पड़ेंगे। जोसेफ वोहरा के क्रूर चेहरे पर वहशी मुस्कान उभरी। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया। क्या? जिससे मैं सिक्का लाया हूँ वह देवराज चौहान है। देवराज चौहान? जोसेफ वोहरा की आंखें सिकुड़ी। जी हाँ, इस मामले में वह भी है। ओह, तो उसने नक्शे वाला सिक्का तुम्हें इसलिए दे दिया कि वह उस नक्शे को कागज पर उतार चुका होगा। मेरा भी यही ख्याल है सर। जोसेफ वोहरा ने अपने स्याह चेहरे पर हाथ फेरा। नीलकंठ? जी। देवराज चौहान इस मामले में है, इससे हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, वह कुछ भी हो, लेकिन आप तो आप हैं, नीलकंठ ने जल्दी से कहा। जोसेफ वोहरा ने सख्त निगाहों से नीलकंठ को देखा। नीलकंठ सकपका सा उठा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे मक्खनबाजी पसंद नहीं है, जोसेफ कालिया ने तीखे स्वर में कहा। नीलकंठ कुछ न कह सका। जाओ, जो काम कहे हैं उन्हें निपटाओ। कल सुबह हम यहाँ से चलेंगे। अपने साथ 8-10 आदमी ले लेना। इतने आदमी? नीलकंठ के होठों से निकला। बोझा उठाने के काम आएंगे। समझ गया सर। एक बात और दिमाग में बैठा लो कि देवराज चौहान ने वह सिक्का जाने किस मूड में दे दिया। यह बात उसकी फितरत से मेल नहीं खाती। दोबारा कभी सामने आए तो संभल कर रहना, जोसेफ वोहरा ने कड़वे स्वर में कहा। दिन के 2 बज रहे थे। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल चलने के लिए तैयार थे। जरूरत का अधिकतर सामान पूरा हो चुका था, बाकी का सामान अंडमान निकोबार से लेना था। महादेव गंभीर सा उन्हें देख रहा था। चलना कैसे है? सोहनलाल ने पूछा। मैं भी यही पूछने वाला था। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान ने उन पर निगाह मारकर सिगरेट सुलगाई। प्लेन द्वारा जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हम पहचाने जा सकते हैं और प्लेन ऐसी जगह है जहां हम अपने बचाव के लिए कोई हरकत भी नहीं कर सकते। वहां का माहौल एकाएक गंभीर सा हो चुका था। हमें सड़क द्वारा ही आगे बढ़ना होगा, देवराज चौहान पुनः बोला। लेकिन सड़क द्वारा हम कहाँ तक आगे जाएंगे? जहाँ तक सड़क है। बरबस ही देवराज चौहान मुस्कुराए। उसके बाद पानी का लंबा रास्ता है जो कि मोटर बोट द्वारा ही तय किया जा सकेगा। लेकिन हमें यह भी तो नहीं मालूम कि 462 द्वीपों में से किस द्वीप पर बात जाती है। अंडमान निकोबार पहुंचकर इस बात का भी पता चल जाएगा, देवराज चौहान बोला। पहला काम तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप पर पहुंचना है। किस रास्ते से हम जाएंगे? रास्ते तो कई हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। जैसे कि बंबई पार करके मध्य प्रदेश के दुर्ग और भिलाई, रायपुर पार करते हुए उड़ीसा के सोहिला से नेशनल हाईवे 42 पर से दीनकलाल होते हुए पाराद्वीप पोर्ट पर पहुंच सकते हैं। उसके आगे बंगाल की खाड़ी है, वहां से पोर्ट द्वारा अंडमान निकोबार पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह रास्ता काफी लंबा पड़ेगा। दूसरा रास्ता? दूसरा एक ऐसा रास्ता है जहां से बंगाल की खाड़ी का छोटा सा बोट सफर तय करके हम अंडमान निकोबार पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें बांग्लादेश में प्रवेश करना होगा और मैं नहीं चाहता कि खामखा दूसरे देश में प्रवेश करने का खतरा मोल लिया जाए। वैसे यह रास्ता कौन सा है? बंबई से हमें सड़क द्वारा मध्य प्रदेश के भिलाई रायपुर पहुंचना होगा। वहां से कैनुडारगढ़ से शॉर्टकट मारते हुए वेस्ट बंगाल निकलेंगे, यानी कि सीधा कलकत्ता। कलकत्ता के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। वहां किसी तरह बांग्लादेश में प्रवेश करना होगा और वहां से म्यांमार यानी कि बर्मा तक पहुंचना होगा। उसके बाद का काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हुए जाना होगा और वहां से हम पोर्ट द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में बेकार की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जबकि हमें बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ना है। वैसे हम मिजोरम से भी म्यांमार पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सब लंबे और खतरे वाले रास्ते हैं। तो फिर सोचा क्या? जगमोहन ने पहलू बदला। सिर्फ एक ही रास्ता मेरे दिमाग में बैठता है। कौन सा? सोहनलाल के होठों से निकला। बंबई से हम हाईवे नंबर 17 पर चलेंगे, जो कि सीधा कोल्हापुर निकलता है।
कोल्हापुर से हम कर्नाटक में प्रवेश करेंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र को टच करते कर्नाटक के पहले शहर हुक्केरी पहुंचेंगे। वहां से बेलूगम दक्खाड़ पार करके हुबली देवनागरी होते हुए बंगलोर और कोलर होते हुए आंध्र प्रदेश के एक शहर चित्तौड़ होते हुए तमिलनाडु के कांचीपुर को छूते हुए सीधा मद्रास पहुंचेंगे। यह तो लंबा रास्ता हुआ, जगमोहन बोला। हाँ, लेकिन सुरक्षित है। इस रास्ते में 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन खतरा नहीं आएगा। मद्रास से आगे? सोहनलाल बोला। महादेव गंभीरता से उनकी बातें सुन रहा था। मद्रास से आगे पानी का रास्ता है, वह भी काफ़ी लंबा पड़ेगा। करीब 350 किलोमीटर का रास्ता हम बोट द्वारा तय करके अंडमान निकोबार पहुंचेंगे। 350 किलोमीटर पानी का रास्ता? हाँ, यह तो काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इसमें हमें 8-9 घंटे लग जाएंगे। लेकिन पानी के रास्ते इतना लंबा सफ़र तय करते हुए समुद्री पुलिस हमें पकड़ सकती है। देवराज चौहान ने जगमोहन की बात पर सिर हिलाया। ऐसा हो सकता है, कुछ तो खतरा हमें उठाना ही पड़ेगा। सोहनलाल बोला। बम्बई से मद्रास हम प्लेन द्वारा भी जा सकते हैं, फिर इतना लंबा रास्ता तय करने की क्या ज़रूरत है? प्लेन पर मेरे पहचाने जाने का खतरा है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस वक्त किसी भी तरह का खतरा उठाने के मूड में नहीं हूँ। सोहनलाल ने हौले से सिर हिलाया। तभी जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। तू भी साथ जा रहा है? हाँ। क्यों मरने की तैयारी कर रहा है? समझदारी से काम ले, महादेव के साथ रह, तेरा भी दिल लगा रहेगा और महादेव का भी। अंताक्षरी खेलना, पत्ते खेलना, चांद सूर्य की एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना, तू इसके बालों को संवारना और यह तेरे बालों को संवारेगा। चिंता मत कर, महादेव के पास बहुत माल है, तेरे को 2 वक्त की रोटी नसीब होती रहेगी, बहुत अच्छी तरह। भाई जगमोहन, सोहनलाल व्यंग से बोला। क्या? महादेव के होठों पर मुस्कान आ गई थी। तेरी सारी सलाह ठीक है, मैं ऐसा ही करता, लेकिन मेरा घूमने का मन कर रहा है। तो कहीं और घूम ले, हमारे साथ जाएगा तो मरेगा। कोई बात नहीं, घूम तो लूँगा। सोहनलाल मुस्कुराया। जगमोहन ने कड़वा सा मुंह बनाया। रास्ते में हम तेरे को संभालते रहेंगे या काम को देखेंगे? मैं बच्चा नहीं हूँ, तेरे जैसे 10 को संभाल लूँ। क्या कहा? जगमोहन ने आंखें निकाली। मेरा मतलब है गिरने से संभाल सकता हूँ। सोहनलाल ने दांत दिखाए। तेरी वहाँ गोली वाली सिगरेट ना मिली तो? परवाह नहीं, साल भर का कोटा मैंने बांध लिया है। सोहनलाल ने पुनः दांत दिखाए। उल्लू का पट्टा, जगमोहन बड़बड़ाया। फिर बोला, जहाँ हम जा रहे हैं वह आदमखोरों की बस्ती है। इंसानों को खाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। मुझे खाएंगे तो पागल हो जाएंगे, मेरे शरीर में तो गोली का नशा भरा पड़ा है। सोहनलाल हंसा। साले को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, जगमोहन कह उठा। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। वहाँ पर मिक्स लोग रहते हैं, देवराज चौहान ने कहा, जैसे कि पंजाबी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली। लेकिन द्वीप समूह की संपर्क भाषा हिंदी है। पहले हमें अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुंचना है, आगे की बात आगे करेंगे। तो चलें? हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाने के पश्चात महादेव को देखा। जाने क्यों महादेव का मन भारी हो उठा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग सही सलामत वापस लौटो। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया। महादेव से विदा लेकर तीनों बाहर आए और कार में बैठने के पश्चात आगे बढ़ गए। बख्तर ने कार स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन घर घर करके रह गई। दोबारा भी यही हाल हुआ। जल्दी कर साले कुत्ते, शमशेर सिंह ने दांत भींचकर कहा। तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी बार भी कार का यही हाल हुआ, वह स्टार्ट नहीं हुई। देवराज चौहान की कार निकली जा रही थी। बदहवास सा शमशेर सिंह चीखा। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल भी कार में हैं, वे शायद जा रहे हैं, वे वापस नहीं लौटेंगे, कार स्टार्ट कर। दांत भींचकर बख्तर ने पुनः कार स्टार्ट की, लेकिन बेकार। कुछ खराबी आ गई है, स्टार्ट नहीं, पीछे हट, झुंझलाकर शमशेर सिंह बोला और उसे इधर को खिसकाकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट करने की चेष्टा की। हद से ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बेकार, कार स्टार्ट नहीं हो सकी। शमशेर सिंह ने सामने सड़क पर निगाह मारी। सड़क खाली थी। देवराज चौहान की कार अब नजर नहीं आ रही थी। देवराज चौहान की कार कहाँ है?
बख्तर व्याकुलता से सड़क पर निगाहें दौड़ाता हुआ बोला। मेरे सिर में। शमशेर सिंह पागल सा हुआ बोला। तेरे को कार चेक करके रखनी चाहिए थी। क्या करता? तेरे सामने तो कार ठीक चल रही थी। कार तेरी है, तेरे को मालूम होना चाहिए ये कब और क्यों बंद होती है। मेरे को आंखें दिखाने की जरूरत नहीं। क्रोध को दबाते शमशेर सिंह ने सिर को स्टीयरिंग पर रख दिया। बख्तर भी परेशान सा नजर आ रहा था। खजाना हमारे हाथ से निकल गया। उसी मुद्रा में शमशेर सिंह थके स्वर में बोला। कोई बात नहीं। बख्तर ने जैसे मन को तसल्ली दी। इस सारे मामले में 25 लाख को मार गोली। स्टीयरिंग से सिर उठाकर शमशेर सिंह चीखने वाले अंदाज में बोला। वह खजाना बहुत बड़ा है। 25 लाख तो बाल्टी में पड़े पानी की बूंद से भी कम है। अब क्या किया जा सकता है? कार ने धोखा। तू कार ठीक कराकर मेरे घर पहुंच। एकाएक शमशेर सिंह दांत भींचकर बोला। और तू? जोसेफ वोहरा भी खजाने तक जाएगा। उसके 1-2 आदमी मेरी पहचान के हैं। उनसे मालूम करता हूँ कि जोसेफ वोहरा कब यहाँ से रवाना हो रहा है। कहते हुए शमशेर सिंह दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला और लगभग भागने वाले अंदाज में तेजी से आगे बढ़ गया। शाम के 4 बजे अजीत मलिक मीर सिंह चावला के सामने पड़ा। तैयारी हो गई मलिक? पूरी नहीं हुई सर, मलिक ने शांत स्वर में कहा। पूरी नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मीर सिंह जैसे अपना सारा गुस्सा अजीत मलिक पर उतार देना चाहता था। क्या करते फिरते हो सारा दिन? मैं? सर, मलिक ने मीर सिंह के शब्द काटकर शांत स्वर में कहा। पहले जब भी आपने खजाने को पाने के लिए ग्रुप भेजे तो तैयारी में 3 दिन लग जाते थे, क्योंकि कई तरह का छोटा बड़ा सामान इकट्ठा करना होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है। मीर सिंह का लहजा कुछ संभला। कब तक तैयारी पूरी कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक सारी तैयारी हो जाएगी। गुड। मीर सिंह ने होंठ भींचकर सिर हिलाया। आंखों के आगे देवराज चौहान का चेहरा लहराया। अब हम 2 काम करेंगे। एक तो देवराज चौहान को खत्म करना है, दूसरा उस खजाने को हासिल करना है जिसे आज तक कोई भी नहीं पा सका। सर, खजाना आदमखोर लोगों के पास है और वह इतने खतरनाक हैं कि उन्हें बाज जाति का नाम दिया गया है। मीर सिंह ने मलिक को घूरा। डर रहे हो? नो, नेवर सर। मीर सिंह ने सिगरेट को दांतों में भींचकर उसे सुलगाया। मलिक, मीर सिंह की आवाज़ में दरिंदगी के भाव उभरे। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि इंसान से ज़्यादा दरिंदा, वहशी या आदमखोर और कोई नहीं है। अलबत्ता आदमखोरी का अंदाज अलग है। बाज जाति वाले इंसान को जिंदा खा जाते हैं और हम शूट करके लोगों की जान ले लेते हैं। दोनों का काम एक ही है, सामने वाले को जान से खत्म करना, उसकी जिंदगी ले लेना। आप ठीक कह रहे हैं सर, अजीत मलिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मलिक, मीर सिंह ने चमक भरी आंखों से उसे देखा। खजाना हाथ आ गया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, इतना कि तमाम जिंदगी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। जाओ तैयारी करो। अजीत मलिक पलटा कि मीर सिंह ने टोका। मलिक पुनः पलटा। सर, यह कलकत्ता के प्लेन में टिकट बुक करा लो, कल के लिए। कलकत्ता से हम पोर्ट ब्लेयर बाई एयर पहुंचेंगे। मीर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। साथ में कम से कम 8 आदमी ले लेना। ओके सर। 10 टिकटें बुक करा लेना, मेरी तुम्हारी टिकट इकट्ठी और दूसरे की अलग अलग। प्लेन में ऐसा लगे कि हम ही बाहर जा रहे हैं, हमारे आदमी नहीं। प्लेन में उनकी सीटें अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा ही होगा सर। मलिक पलटकर बाहर निकला और बाहर आते ही खुद ब खुद ही मलिक का हाथ उस गाल पर पहुंच गया जहां मीर सिंह ने चांटा मारा था। मलिक के दांत भिज गए। दिलचस्प इत्तेफाक यह रहा कि जिस प्लेन में मीर सिंह, अजीत मलिक और उसके 8 साथी थे, उसी प्लेन में जोसेफ वोहरा और नीलकंठ थे। स्पष्ट था कि उसके और आदमी भी प्लेन में होंगे। तवे जैसा काला रंग जोसेफ वोहरा का दूर से ही चमक रहा था। चंद मिनट पहले ही प्लेन ने उड़ान भरी थी। मलिक, जोसेफ वोहरा भी इसी प्लेन में है, दाईं तरफ, दूसरी वाली लाइन में। मैंने भी उसे अभी अभी देखा है। मुझे जोसेफ वोहरा को प्लेन में देखना पसंद नहीं आ रहा, मीर सिंह उखड़े स्वर में बोला। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं सर? मीर सिंह के चेहरे पर कठोरता छाई रही। जोसेफ वोहरा कहाँ जा रहा है? मीर सिंह ने अजीब सा सवाल अजीत मलिक से किया। मैं क्या कह सकता हूँ सर, वैसे कलकत्ता जा रहा होगा।
अजीत मलिक ने कहा। मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। मीर सिंह ने अपने दिल को तसल्ली दी। फिर बोला, तुमने देखा, जोसेफ वोहरा बार बार हमें देख रहा है। उसने भी हमें देख लिया है सर। जवाब में मीर सिंह ने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता बेचैनी उसके चेहरे पर उभरी रही। सर, नीलकंठ बोला, मीर सिंह चावला भी इसी प्लेन में है। नीलकंठ ने जोसेफ वोहरा का ध्यान मीर सिंह की तरफ आकर्षित कराया। जोसेफ वोहरा का काला स्याह चेहरा घूमा। उसने मीर सिंह को देखा। फिर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मीर सिंह को प्लेन में देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई थी। नीलकंठ, मीर सिंह वहीं जा रहा है जहां हम। मुझे भी यही लगता है सर। देवराज चौहान ने जैसे भी मीर सिंह से खजाने का सिक्का हासिल कर लिया, लेकिन मीर सिंह देवराज चौहान को खजाना नहीं लेने देगा। इसी वास्ते यह वहां जा रहा है जहां खजाना है। लेकिन यह देवराज चौहान को रोकेगा कैसे? नीलकंठ ने पूछा। यह तो मीर सिंह ही जाने, लेकिन देवराज चौहान को रोकना आसान काम नहीं है। मीर सिंह भी तो कम नहीं है, नीलकंठ ने कहा। 2 पलों तक उनके बीच शांति रही। मीर सिंह बार बार बेचैन सा इधर ही देख रहा है, नीलकंठ ने कहा। जोसेफ वोहरा मुस्कुराया। सोच रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यही बात उसके दिमाग में घूम रही होगी और दिल की तसल्ली के लिए अपने आदमी से कह रहा होगा कि हम कलकत्ता तक ही जा रहे हैं। नीलकंठ भी मुस्कुराया। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि हम वहीं जा रहे हैं जहां यह जा रहा है तो इसका बुरा हाल हो जाएगा। जोसेफ वोहरा ने हंसकर कहा, मीर सिंह से मिलकर आता हूँ। कहने के साथ ही जोसेफ वोहरा उठा और मीर सिंह की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आते देखकर मीर सिंह और मलिक सावधान से हो गए। जोसेफ वोहरा पास पहुंचकर ठिठका। गुड नून मीर सिंह जी। जोसेफ वोहरा का स्वर बेहद शांत था। मीर सिंह चावला शांत अंदाज में मुस्कुराए। गुड नून। तुम्हें इस प्लेन में देखकर हैरानी हो रही है। इत्तेफाक तो हो ही जाते हैं, जोसेफ वोहरा ने कहकर मलिक को देखा। तुम कुछ देर के लिए मेरी सीट पर चले जाओ। मुद्दत बाद मौका मिला है, 2-4 बातें ही हो जाए। अजीत मलिक ने मीर सिंह को देखा। मीर सिंह ने हौले से सहमति भरे भाव में सिर हिलाया। मलिक उठा और जोसेफ वोहरा की सीट की तरफ बढ़ गया। और सुनाइए, कैसा चल रहा है? बैठते हुए जोसेफ वोहरा हल्के फुल्के स्वर में बोला। ठीक चल रहा है। आपने सही वक्त पर अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी छोड़ दी। न छोड़ता तो क्या होता? तो पुलिस आपको नहीं छोड़ती। तब पुलिस बुरी तरह आपके पीछे पड़ गई थी। जोसेफ वोहरा मुस्कुराया। पुलिस के आगे ज़्यादा देर शान नहीं दिखाई जा सकती। पुलिस से टक्कर लेना आसान नहीं। एक मरता है तो 10 पुलिस वाले सामने आ जाते हैं। किस किससे निपटते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ज़रूर। किसी वक्त तुमने मुझे तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। मेरे कई आदमी मारे थे। आपने भी कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे कई ठिकानों को आदमियों सहित उड़ा दिया था। बहरहाल हमारी वह लड़ाई अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी को लेकर थी। अब तो हम में कोई दुश्मनी नहीं। मेरे ख्याल में तो नहीं है, मीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई। जोसेफ वोहरा मुस्कुराया। कहाँ जा रहे हो? इस प्लेन से कलकत्ता तक? मतलब कि आगे भी जाना है? मीर सिंह ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। हाँ, कुछ आगे जाना है। आगे का प्लेन लेना है। मीर सिंह की आंखें सिकुड़ी। आगे कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। मीर सिंह ने कठिनता से खुद को संभाला। सिगरेट सुलगाई। जोसेफ वोहरा ने जेब में हाथ डाला और नक्शे वाला सिक्का निकाला। पोर्ट ब्लेयर में तुम्हारा क्या काम? जोसेफ वोहरा हथेली पर हौले हौले सिक्का उछालने लगा। मीर सिंह की निगाह उस सिक्के पर पड़ी तो चिहुक सा उठा। यह सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह सिक्का उछालना छोड़कर जोसेफ वोहरा ने मुस्कुराकर मीर सिंह को देखा। हाँ। क्यों? इसमें कोई खास बात है जो आप इसके बारे में पूछ रहे हैं? जोसेफ वोहरा बराबर मुस्कुरा रहा था। मेरी बात का जवाब दो जोसेफ। मीर सिंह की आवाज़ में तीखापन उभरा। जोसेफ वोहरा के चेहरे पर मुस्कुराहट व्याप्त थी। इस सिक्के को मैंने देवराज चौहान से छीना है। देवराज चौहान का नाम सुन रखा है ना? मीर सिंह चावला के होंठ भींच गए। कब छीना? आज 3रा दिन है। कहाँ मिला देवराज चौहान? एक चौराहे पर खड़ा था। जोसेफ वोहरा की मुस्कुराहट में कड़वापन आ गया। सिक्का हाथ में लिए कह रहा था कि जिसमें हिम्मत है छीन कर दिखाए। वहां से नीलकंठ गुजर रहा था। यह सुनकर उसने देवराज चौहान के गाल पर थप्पड़ मारा और सिक्का ले आया।
मीर सिंह के दांत भिंच गए। तुम अच्छी तरह जानते हो जोसेफ कि मुझे मजाक जरा भी पसंद नहीं। मीर सिंह जी को मजाक पसंद नहीं? जोसेफ वोहरा हौले से हंसा और जोसेफ वोहरा को फालतू की बातों का जवाब देना पसंद नहीं। शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मीर सिंह का चेहरा सुर्ख हो उठा, परंतु खुद पर उसने काबू रखा। यह बात उसके मस्तिष्क में थी कि उसके सामने जोसेफ वोहरा है, आज का अंडरवर्ल्ड डॉन। 2 पलों तक उनके बीच खामोशी रही। तो तुम खजाना हासिल करने जा रहे हो? हाँ, जोसेफ वोहरा व्यंग से बोला। इजाज़त है ना मीर सिंह जी? मीर सिंह ने सख्त निगाहों से जोसेफ वोहरा को देखा। ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो जोसेफ, लहजा संभाल कर बात करो। मीर सिंह ने होंठ खींचे। मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ। जोसेफ वोहरा का स्वर शांत था। चाहो तो सिक्का ले लो। सिक्के का नक्शा तो कागज पर उतार लिया होगा। हाँ, जोसेफ वोहरा ने सिर हिलाया। फिर सिक्का भी अपने पास रखो। आप भी खजाना पाने जा रहे हैं? हाँ, और उसी दौरान देवराज चौहान मिलेगा। मीर सिंह चावला के होठों से क्रूर स्वर निकला। मतलब कि देवराज चौहान को भी साफ करना है? हौले से हंसकर जोसेफ ने कहा। मीर सिंह कुछ नहीं बोला। एक बात कहूँ? मीर सिंह ने उसे देखा। हम दोनों की मंजिल एक है। अगर साथ साथ चलें तो एक दूसरे का सहारा रहेगा। मैं ज़रूरत नहीं समझता। जोसेफ वोहरा के होठों पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। क्यों? मैं बांट कर खाने में यकीन नहीं रखता। यानी सारा खजाना हजम करने का इरादा है, हिस्सेदार नहीं चाहिए? जोसेफ वोहरा व्यंग से बोला। ऐसा है तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ देवराज चौहान, सामने आदमखोर की बस्ती और बीच में मीर सिंह जी। मीर सिंह नहीं, बीच में जोसेफ होगा। देखते हैं बीच में कौन फंसता है, कड़वे स्वर में कहते हुए जोसेफ वोहरा उठ खड़ा हुआ। अजीत मलिक जब पास आकर बैठा तो मीर सिंह भीचे स्वर में बोला। जोसेफ वोहरा खजाना लेने ही जा रहा है। क्या? मलिक चौंका। हाँ, उसके पास खजाने के नक्शे वाला 1 रुपए का सिक्का भी है। मीर सिंह ने पूर्वता लहजे में कहा। सिक्का? जोसेफ वोहरा के पास? यह कैसे हो सकता है? मलिक के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। वह कहता है सिक्का देवराज चौहान से छीना है। ओह, लेकिन उसने देवराज चौहान को तलाशा कैसे? देवराज चौहान किसी के हत्थे आसानी से पड़ जाए, यह तो एकदम असंभव बात है। सब कुछ संभव है। मीर सिंह अपने क्रोध को दबाता हुआ बोला। मैंने तो सोचा था कि खजाने के सिक्के की और देवराज चौहान की खबर हम तक ही है, लेकिन जोसेफ वोहरा के बीच में आ जाने से स्पष्ट हो गया कि खजाने वाला मामला कईयों के कानों में पड़ चुका है। आप ठीक कहते हैं सर। होठ भींचे मीर सिंह एयर टाइट शीशे से बाहर देखने लगा। ऊपर से हर चीज़ बेहद छोटी नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें खिलौने की भांति लग रही थी। जोसेफ वोहरा ने और क्या कहा? मलिक ने पूछा। वह मिलकर आगे बढ़ने को कह रहा था। मैंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। आपने ठीक नहीं किया सर। मीर सिंह चावला ने गर्दन घुमाकर अजीत मलिक को देखा। क्यों? सर, हवा का रुख देखकर चलना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। इस समय जोसेफ वोहरा को अपनी तरफ मिला लेते हैं और बाद में मौका मिलने पर मुनासिब वक्त पर उसे एक तरफ से ले जाकर शूट किया जा सकता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।